गुड इवनिंग। भारत में प्रशासनिक सुधारों की चर्चा पर चर्चा करने के लिए हम आज आपके सामने हैं। भारत के प्रशासनिक सुधारों पर तीन टॉपिक पेपर 2 में मेन चीज़ें जो हैं, तीन मैंने सारा टॉपिक पढ़ा और उसमें मुझे तीन चीज़ें लगी जो कंसर्न करनी चाहिए, हमको कंसंट्रेट जिन पे करना चाहिए। एक तो मेजर कंसर्न, यानी कि भारत में प्रशासनिक सुधारों का क्षेत्र क्या है, किन एरियाज़ में हमें रिफॉर्म्स चाहिए। दूसरा कि शॉर्ट में हमें ये जानना है कि अभी तक प्रशासनिक सुधार की दिशा में कौन से मील के पत्थर उठाए गए। इसमें ARC 1, ARC 2 और जो क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है इस साल या अगले साल, वो मिशन कर्मयोगी पर आने की संभावना है। तो शॉर्ट में मिशन कर्मयोगी जो सितंबर 2020 में आपका लॉन्च हुआ है, उसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको दे पाऊँगा। इसमें छोटे ज़्यादा नहीं उसमें है, थोड़ा सा ही है। और फिर लास्ट में आपको ये समझना है कि भारत में प्रशासनिक सुधारों में मुख्य बाधाएं क्या हैं। मैं केवल पॉइंट्स दूंगा, और चूँकि आप लोग IAS का मेंस लिखने जा रहे हो, तो मुझे आपकी योग्यता पे पूरा भरोसा है कि इन पॉइंट्स को अपने शब्दों में आप इलैबोरेट कर लोगे। मुझे आपकी सामर्थ्य पे और बुद्धि कौशल पे इतना ज़रूर भरोसा है कि जो पॉइंट्स मैं देता हूँ, उन पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ने पर आप अपने शब्दों में हल्की फुल्की व्याख्या तो कर ही सकते हो, 2-4 लाइन तो उसके बारे में लिख ही सकते हो। ठीक है, इतनी तो टैलेंट हर लड़के में होती है जो PT क्वालिफाई कर चुका होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं केवल पॉइंट दे रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने पर आप इन पॉइंट्स को इलैबोरेट कर सकते हैं। अब बात रही कि मेजर कंसर्न्स। ठीक है, ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम that revitalize itself constantly can respond to the changing socio-economic environment। एक प्रशासनिक व्यवस्था जो स्वयं को निरंतर पुनर्जीवित, रिवाइटलाइजेशन का मतलब पुनर्जीवित करना या मतलब जवान बनाए रखना। ठीक है, जो स्वयं को एकदम नवीन बनाए रखती है, वही तेजी से बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को मतलब झेल सकती है। मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि प्रशासनिक पश्चाता को दूर करने के लिए हमें प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता होती है। जो तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के पैरेलल प्रशासन में बदलाव लाने के लिए, समानांतर बदलाव लाने के लिए प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता होती है। जो भारत में प्रशासनिक सुधारों के मुख्य क्षेत्र हैं, उनके बारे में मैं संक्षेप में आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। द मेजर कंसर्न्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया आर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हम जब सुधारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपना सहयोग, जो हमारा कोऑपरेटिव, ठीक है, सहयोगात्मक जो संघ है, सहयोगी संघ जो है, उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि भारत में जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, भले बनती संसद के द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन लागू राज्य सरकारों के द्वारा की जाती हैं। इसलिए संघ और राज्य में हम कोई भी सुधार भारत सरकार लाएगी, कोई आयोग गठित करेगी, वो भारत में जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन में सुधार के लिए भी सुझाव देगा। तो जो सहयोगी लोकतंत्र हमारा ठीक है, सहकारी संघ जिसको हम कहते हैं, सहकारी लोक जो हमारा संघवाद है, सहकारी संघवाद, उसको मजबूत करने के लिए हम प्रशासनिक सुधार लाते हैं। और जो आयोग हम गठित करते हैं, उनको भी हम ये मतलब मैंडेट में ये बात कहते हैं, उनकी सेवा टर्म्स एंड कंडीशन में ये बात रहती है कि भाई सुझाव आप दीजिए, जिससे कि संघ और राज्यों के बीच संबंध और बेहतर हो। दूसरा क्षेत्र है डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग से लेकर सेकेंड ARC तक ने इस मुद्दे को टच किया है। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, प्रशासकों का उत्तरदायित्व। ठीक है, आपके विभागों का उत्तरदायित्व कैसे सुनिश्चित हो और कैसे बेहतर ढंग से उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रशासनिक सुधार। ठीक, देन रिस्पेक्ट फॉर सिटीजन्स राइट। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, लोकतंत्र में जो मालिक होती है वो जनता होती है। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और सारे राजनीतिक दल माथे के बल खड़े हैं जनता जनार्दन के आगे।
ठीक, तो नागरिकों के अधिकारों के प्रति सम्मान प्रशासकों में और प्रशासन में पैदा हो, इसके लिए हम प्रशासनिक सुधार लाते हैं। इसके अलावा 1990 के बाद जो संकल्पनाएं आई हैं उन्हें प्रशासन में आत्मसात करने के लिए अब ज़्यादा प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि भाई इन द पोस्ट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नीड मोर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स जस्टिफाई कि उत्तर भूमंडलीकरण के युग में लोग भारतीय प्रशासन को कुछ विशिष्ट सुधारों की आवश्यकता है। ठीक है, या ये आ सकता है कि एमरजेंस इन द एमरजेंस ऑफ द कॉरपोरेट स्टेट इज नाउ फोर्सिंग अस टू अडॉप्ट सम न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज स्ट्रैटेजीज कि कॉरपोरेट राज्य का उदय, ठीक है, निगमित राज्य का उदय हमें प्रशासनिक सुधार की कुछ नई रणनीतियां अपनाने के लिए बाध्य कर रहा है, टिप्पणी करें। ठीक है, तो जितना जो नई कंसेप्ट्स हैं गुड गवर्नेंस की, एनपीएम की, रीइन्वेंटिंग द गवर्नमेंट की, ठीक है, और आपका साइबरनेटिक स्टेट की, इन सारी कंसेप्ट्स को प्रशासन में लाने के लिए सुधार जरूरी है। गुड गवर्नेंस लागू करने का मतलब है कि प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करना, पार्टिसिपेटिव, जन लोग प्रशासन को जन उन्मुख बनाना, पीपुल ओरिएंटेड बनाना, सेंसिटिव संवेदनशील बनाना और रिस्पॉन्सिव अनुक्रियाशील। ठीक है, अनुक्रियाशील कि हमारा शरीर क्या है, रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, कि शरीर के किसी भी भाग में मच्छर बैठ जाए, कोई डस्ट वस्ट लग जाए तो हमारा हाथ तत्काल जाकर के उस डस्ट को हटा देता है, मच्छर को भगा देता है। रिस्पॉन्सिवनेस है बॉडी की। तो ऐसे ही समाज के किसी भी वर्ग क्षेत्र में कोई भी पीड़ा हो तो प्रशासन तत्काल उस तक पहुँचे, ये अनुक्रियाशीलता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब है जिम्मेदार होना, और अनुक्रियाशील का मतलब होना त्वरित कार्रवाई करना एक तरह से। ठीक है, तो प्रशासन में अपना रिस्पॉन्सिवनेस का लक्षण आए ये री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। ठीक है, शासन की पुनर्खोज करना, प्रशासनिक सुधार का एक उद्देश्य है प्रशासन की पुनर्खोज करना। क्या है शासन की पुनर्खोज करना? ठीक, कि खर्च करने वाली सरकार को कमाऊ सरकार में बदलना, खर्च करने वाली सरकार को कमाऊ सरकार में, पैसे कमाने वाली सरकार में बदलना, और घाटे में चल रहे प्रशासन को लाभ उन्मुख प्रशासन में बदलना, ये शासन की पुनर्खोज है। इसके लिए कहा जाता है कि प्रशासन में 3 E's लाना ज़रूरी है। 3 E का मतलब है इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, और 4F लाना भी ज़रूरी है। 4F का मतलब है फास्ट, फ्लेक्सिबल, फोकस्ड एंड फ्रेंडली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फास्ट, ठीक, त्वरित, फोकस्ड, केंद्रित, फास्ट, फोकस्ड, फ्रेंडली, मित्रवत, फास्ट, फोकस्ड, फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबल, लो शिल्प लोक प्रशासन। तो सुधारों को हम जब लाते हैं तो हमारे सुधारों को उद्देश्य इन 4F और इन 3 E's को लाने के लिए मतलब सुधार करना होता है। इसी तरह से जो साइबरनेटिक राज्य की संकल्पना 1990 के बाद लोकप्रिय हुई है, साइबरनेटिक स्टेट या डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है, इन सब को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सुधार लाना। ठीक है, जैसे हैदराबाद में हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट स्थापित कर दिया कि भाई हम ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप कर सकें प्रशासन के लिए कि जो ई गवर्नेंस को लागू करने में क्या मिले, सही सहायता करें। ठीक है, तो स्मार्ट गवर्नमेंट, टेप मैनेजमेंट, इनकी आगे पिछले वीडियोस में भी खूब बार चर्चा हुई है। स्मार्ट का फुल फॉर्म है सिंपल, मॉरल, ठीक है, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। सरल, ठीक है, नैतिक, उत्तरदायी, अनुक्रियाशील और पारदर्शी सरकार। ठीक है, तो पारदर्शिता सिंपल बनाने के लिए हम कि अब सरकार सिंपल हो गई है, सिंपल इज माउस क्लिक अवे। आज सरकार क्या है, माउस क्लिक अवे। आप रात को 1 बजे भी वेबसाइट खोल करके सरकार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बस एक माउस क्लिक करना है या टच पैड पे जा करके टच करना है और आपके सामने सरकार की सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगे। आपको जहाँ जानकारी चाहिए वो आप, ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पे टैक्स भी पे कर सकते हैं।
बिल भुगतान भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट टू एक्सेस टू द गवर्नमेंट इज नाउ सिंपल, ठीक है, सरल हो गई है, सिंपल। मॉरल, जब सब चीज़ ऑनलाइन आ गया है तो जो भ्रष्टाचार था, जो गोपनीयता में फलता फूलता था, ठीक है, अपारदर्शिता में जो फलता फूलता था, वो भ्रष्टाचार दूर हो रहा है और इससे नैतिकता आ रही है। अकाउंटेबल, हर विभाग, हर अधिकारी के बारे में जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है, वो अपनी उत्तरदायित्व से भाग नहीं सकता, ठीक है। रिस्पॉन्सिव, अब 100 नंबर का पे आप डायल करते हैं, तत्काल पुलिस आ जाती है, वो रिस्पॉन्सिवनेस है। और ट्रांसपेरेंट तो हो ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह से साइबरनेटिक स्टेट यानी कि ई गवर्नेंस या आईटी बेस्ड गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशासकों को ई गवर्नेंस, ठीक है, इस सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, स्मार्ट गवर्नमेंट को अचीव करने के लिए आप आगे देखिए, कर्मयोगी मिशन, कर्मयोगी में IGOT कर्मयोगी लाया गया है, ठीक है, IGOT, ठीक है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये आपका IGOT जो है वो आपका स्मार्ट गवर्नमेंट या आपका डिजिटल स्टेट या साइबरनेटिक स्टेट को धरातल पर उतारने के लिए लाया गया है, ठीक है। तो इसलिए प्रशासनिक सुधारों की जो फोकी एंड कंसर्न्स हैं वो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, गुड गवर्नेंस, रीइन्वेंटिंग द गवर्नमेंट, सोशल मीडिया गवर्नेंस, साइबरनेटिक स्टेट, दीज आर द मेजर फोकस एंड मेजर कंसर्न ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। अब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में आया था, उसकी जो मेन थी बातें थी वो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस टॉपिक में आप 300-400 शब्दों में तो पूरे रिपोर्टों के नाम ही नहीं लिख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी हो जाता है। फिर कुछ बच्चे इसको याद करेंगे तो 15-15 रिपोर्टों को याद करने में तो 1 साल तो इसी में आपका चला जाएगा, रिपोर्टों को याद करने में, ठीक है। तो आप शॉर्ट में जो क्रिएटिव चीज़ें वो लिख सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन थिंकर्स के क्वेश्चंस का है, ठीक है, तो उसको आप मतलब करिए बजाय इसको करने के, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी के लिए बहुत कम स्कोप होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में। पेपर 1 में तो फिर भी है, जैसे O&M हो गया, CPM पर्ट वगैरह, लेकिन यहाँ तो आपको रटी रटाई बातें लिखनी कि भाई इस आयोग ने ये कहा, उस आयोग ने कहा। फिर भी यदि जितना आपके पास शब्द सीमा है उसमें आप अपने कुछ रोचक पॉइंट्स रख सकते हैं। तो ARC 1 के बारे में बता देता हूं कि इस कमीशन ने 20 रिपोर्टें सौंपी थी। 20 रिपोर्टों में कुल मिलाकर 537 अनुशंसाएं थी। जो सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसाएं थी वो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। पहला कि नीड फॉर स्पेशलाइजेशन, आयोग ने सामान्य की सेवा की जगह पर, ठीक है, भारतीय प्रशासन को सामान्य के प्रधान बनाने की जगह पर 8 कार्यात्मक सेवाएं लाने की अनुशंसा की थी कि सिलेक्शन के बाद IAS को इन 8 क्षेत्रों में से, जिसमें जिला प्रशासन भी था, उद्योग प्रशासन भी था, नियोजन प्रशासन भी था, शहरी प्रशासन भी था, ये फंक्शनल थे, तो किसी एक क्षेत्र में जाना होगा चयन के बाद, ट्रेनिंग के बाद, और फिर जीवन भर उसी, अगर कोई पंचायत को चुनेगा तो उसको जीवन भर वहीं, जो कोई नियोजन प्रशासन को चुनेगा तो उसको जीवन भर नियोजन में ही रहना पड़ेगा। ये 70s के दशक में आए थे, ठीक है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन करने और कार्यात्मक विशेषज्ञता बढ़ाना इसकी पहली अनुशंसाओं में थे, मतलब महत्वपूर्ण अनुशंसाओं में थी। यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम, यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम ऐसा होता है कि अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवाओं में, ठीक है, और फिर राज्य सेवाओं और केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं में तनातनी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसने कहा था, आयोग ने कहा था कि हम यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम लाएं, और यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम, एकीकृत जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें ये हो कि जो उच्च पद है, सचिव और मतलब अतिरिक्त सचिव वगैरह, इसके लिए सब लोगों का मतलब चाहे वो टेक्नीशियन है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं या स्टेट पुलिस के, सबको इस तक पहुंच मिल सकती है, ठीक है। तो सामान्यतः ये कहा गया था कि भारतीय आर्थिक सेवा में सभी इकोनॉमिक से जुड़ी सेवाएं, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सभी प्रशासन से जुड़ी सेवाएं, सामान्य प्रशासन सेवा, ठीक है, सामान्य आर्थिक सेवा और सामान्य आपका पुलिस सेवा, इस प्रकार की 3 सेवाएं बना करके सारी जो अलग अलग आपकी सेवाएं बिखरी पड़ी हैं उनको एक जगह लाने का सुझाव आयोग ने दिया था। सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर क्लास 1 सर्विसेज विद एज लिमिट ऑफ 26 ईयर है,
तो 26 साल करने और केंद्रीय सेवाओं, प्रथम श्रेणी की केंद्रीय सेवाओं के लिए एक ही एग्ज़ाम करने। इन्होंने यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में भी अनुशंसाएं की थी कि उसके लिए कमेटी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑन सिविल सर्विस ट्रेनिंग को विकसित करने पे भी बल दिया था कि राष्ट्रीय नीति, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय नीति का विकास होना चाहिए, और डिसिप्लिन और इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स और सेटिंग सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल। बहुत बड़ा पॉइंट है कि सिविल सेवा न्यायाधिकरण, जिसको आप कैट कहते हैं, ठीक है, सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो कैट को लाने की जो अनुशंसा थी वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दी थी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग भी इन्हीं की अनुशंसा पे लाया गया था फर्स्ट ARC की, और इन्होंने परफॉर्मेंस बजट की अनुशंसा भी की थी और वित्त वर्ष को जुलाई से शुरू करने की भी अनुशंसा की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम दे सकते हैं। 300 शब्दों के आंसर में हम इससे ज़्यादा लिख भी नहीं सकते। इसके अलावा सेकंड ARC अभी आया है आपका, और सेकंड ARC ने जो 15 रिपोर्ट दी हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों के नाम हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कोप इतना ही है कि हम नाम दे सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग की वेबसाइट पर सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको रिसर्च करना हो, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इन डिटेल इनकी ज़्यादा इन रिपोर्ट्स को पढ़ पाएंगे, लेकिन नाम कम से कम आप जान जाएं तो ये भी बहुत है। और उसका मजमून क्या है, ठीक है, मतलब उसकी थीम क्या है, किस टॉपिक पे है, उसे एक आध पैरा में आप लिख लीजिए, ठीक है, कि जितनी रिपोर्ट है हर रिपोर्ट के बारे में एक आध पैराग्राफ में आप समराइज़ करिए। आप यकीन मानिए को पैराग्राफ भी लिखना बहुत कठिन होगा आपके लिए मेंस में, क्योंकि शब्द सीमा बहुत लिमिटेड होती है। तो रिपोर्ट नंबर 1 थी राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस पर आप अपना एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, इस पर भी आप बना लीजिए। क्राइसिस मैनेजमेंट GS में भी है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट पे इनकी जो मेन रिकमेंडेशन है उनको आप बना लीजिए। एथिक्स इन गवर्नेंस 4th रिपोर्ट है, जिन्होंने सिविल सर्विस बिल के द्वारा एथिक्स को संवैधानिक, मतलब एक प्रारूप संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी, वो मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। पब्लिक ऑर्डर एक इश्यू है भारत में, बिगड़ती कानून व्यवस्था, तो इस पर भी आप थोड़ा बना सकते हैं। लोकल गवर्नेंस, पंचायती राज वगैरह ठीक काम कर रहा है, फिर भी अगर कोई अनुशंसा इनकी है जैसे कि पंचायत राज वित्त आयोग बनाने की, तो या राज्य विकास परिषद गठित करने की, तो वो अनुशंसाएं लागू हो सकती हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो सांप्रदायिक तनाव है, कॉम्बेटिंग टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद से लड़ने में। और सामाजिक पूंजी एक अच्छी अवधारणा है और ऐसे वगैरह में भी यूज आ सकती है, ठीक है। सोशल कैपिटल, ठीक है, आपके उद्योग किसी भी राष्ट्र के आगे बढ़ने के लिए फाइनेंशियल कैपिटल, टेक्निकल कैपिटल के अलावा सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल की भी आवश्यकता होती है। सोशल कैपिटल एक ऐसी सिचुएशन है जब समाज बिना प्रशासन की सहायता के अपनी समस्याएं खुद हल करने में सक्षम होने लग जाता है। तो सोशल कैपिटल के बारे में आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। इसमें रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, भर्ती चयन प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण की बात की गई है। प्रमोटिंग ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय प्लान बनाने की अनुशंसा की गई है। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लाल फीताशाही कम करने में बल दिया गया है। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अधिक से अधिक डिसेंट्रलाइज करने, अधिकारियों को अधिक अधिकार देने और अधिकारियों के कर्तव्यों को परिभाषित करने की इसमें अनुशंसा की गई है, ठीक है। तो इन सब के चल के बाद एक जो अभी रिसेंट में टॉपिक आया है सितंबर 2020 में, वो है मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी जीएस में भी आपका आएगा, यहाँ भी आ सकता है और मे भी ऐसे भी इससे रिलेटेड कोई ऐसे भी आ सकता है। तो मिशन कर्मयोगी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं, तो आप ये पॉइंट्स देख लीजिएगा, ठीक है। मिशन कर्मयोगी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग NPCS CB, ठीक है। तो इट विल कवर अराउंड 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक, केंद्र सरकार के लगभग 46 लाख, ठीक है, 46 लाख कर्मचारियों को ये कवर करेगा, ठीक है। 2020 से 2025 तक का ये था इनका टारगेट। स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इस मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए सरकार एक विशेष स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक विशेष संगठन बनाएगी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। फ्रॉम रूल बेस्ड
टू रोल बेस्ड HR मैनेजमेंट। इस कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम नियम आधारित जो हमारा मानव संसाधन प्रबंधन है उसे नियम आधारित की जगह हम भूमिका आधारित बनाए हैं, रूल बेस्ड की जगह रोल बेस्ड बनाए। ठीक है, और बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है, बहुत अच्छी कंसेप्ट अगर इम्प्लीमेंट हो पाए तो। और ऑन साइट लर्निंग की आपको ऑन साइट की विभाग की वेबसाइट पे ही ट्रेनिंग मिलेगी। आगे इसमें और भी अच्छे पॉइंट्स रखे हैं। फ्रेमवर्क फॉर द रोल्स एक्टिविटीज़ कॉम्पिटेंस अप्रोच को अपनाया जाएगा। इसको शॉर्ट में कहते हैं FRAC अप्रोच। FRAC अप्रोच को अपनाने की बात की गई है कि इसके लिए हम फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें भूमिका, गतिविधियां और दक्षता शामिल होगा। बहुत ही अच्छा प्रयास है। और बिहेवियरल, फंक्शनल एंड डोमेन कॉम्पिटेंस, ये भी एक बहुत अच्छी कंसेप्ट है कि बिहेवियरल, फंक्शनल एंड डोमेन कॉम्पिटेंस। ठीक है, बिहेवियरल व्यवहार से संबंधित, फंक्शनल जो काम अधिकारी करता है उससे संबंधित, डोमेन जिस क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में हो सकता है, प्रतिरक्षा क्षेत्र में हो सकता है। तो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र के संबंधित कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस का विकास करना। और इसके लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT कर्मयोगी शुरू क्या करना। ठीक है, तो ये मिशन कर्मयोगी पर आप अच्छे से मतलब पढ़ें, ये मेरा सुझाव है। अब ये कि भाई भारत में अच्छे सुझावों के बावजूद भी हम प्रशासनिक सुधार क्यों नहीं ला पाते, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि समितियों और आयोगों की मूल्यवान अनुशंसाओं के बाद भी भारत में प्रशासनिक सुधार एक सफल अनुभव नहीं रहा। तो कारण इसका ये है कि हम अनुशंसाएं तो बहुत दे सकते हैं, लेकिन सबसे टेढ़ी खीर तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना है। ठीक, क्योंकि अधिकतर जो सुझाव दिए जाते हैं वो प्रशासन में सुधार से संबंधित होते हैं मोस्टली, और प्रशासक उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी प्रशासकों की ही होती है। तो जिन सुधारों से प्रशासकों के अधिकारों, स्थिति वगैरह में परिवर्तन होने की संभावना होगी, उन सुधारों को तो वो लागू करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जिनमें सुधार लाया जाना है, इसलिए अच्छा हो कि इन सुधारों की मॉनिटरिंग एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा की जाए। दूसरा कि करप्शन है हर जगह। ठीक है, इसलिए भी नहीं हो पाते कि जो एक लिंक है खाने पीने का वो टूट सकता है, इसलिए उसको सभी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। देन कि कई बार प्रशासनिक सुधार सेंटर स्टेट के बीच डिस्प्यूट बन जाता है। जी, सेंटर क्योंकि अब जैसे सेकेंड ARC ने आपका जो रिपोर्ट दी है, उनकी जो 15वीं रिपोर्ट है वो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है। राज्य सरकारें बोलती हैं कि भाई तुम्हारे केंद्र के आयोग हमारे क्षेत्र में अनुशंसा कैसे दे सकते हैं, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए, ये केंद्र सरकार कैसे तय कर सकती है। ठीक, अब इसका विरोध इसलिए बहुत सारे जो केंद्र में जो सत्तारूढ़ दल है, राज्यों में भी जहाँ उनकी सरकारें, वहाँ तो विरोध नहीं होता, लेकिन जो केंद्र में सत्तारूढ़ है और राज्यों में मतलब गैर BJP सरकारें तो इसका विरोध करती हैं। तो कई बार केंद्र राज्य, ठीक है, राजनीतिक मतभेद के कारण सुधार लागू नहीं हो पाते। और फिर आपका कि लैक ऑफ मॉनिटरिंग, कि एक बार सुधार लागू करना शुरू हो जाता है, बस महीने 6 महीने उसका हो हल्ला होता है, उसके बाद कहाँ सुधार हुए, कितने लागू है, कोई नहीं पूछता। हाँ, जब कोई क्वेश्चन उठाता है, ठीक है हम एक और नया आयोग गठित करते हैं प्रशासनिक सुधार। अरे पिछले आयोग की जो अनुशंसाएं तो कितनी लागू की, उस पर कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, हाँ ठीक, नया आयोग स्थापित करते हैं। इसलिए बहुत सारे आयोग स्थापित हो गए, बहुत सारी समितियाँ गठित हो गई, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विल टू इम्प्लीमेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, सिविल सर्विस बिल 2007 आया था, खूब चर्चा भी हुई थी, लेकिन कहाँ चला गया वो सिविल सर्विस बिल 2007, नोबडी नोस। ठीक, तो इस तरह से भारत में प्रशासनिक सुधार, एक तो ये सबसे कम प्रायोरिटी का फील्ड माना जाता है प्रशासनिक सुधार। ठीक है, क्योंकि इसमें चुनावी मुद्दा जैसा कोई चीज़ है नहीं, तो चुनावी मुद्दा जैसा कोई चीज़ ना होने के कारण
प्रशासनिक सुधार भारत में लगभग बहुत ही उपेक्षित रहा। केवल कुछ ही सरकारों ने प्रशासनिक सुधार को उपयुक्त पर्याप्त मतलब ध्यान दिया, ठीक, जबकि दिया जाना चाहिए। और हर सरकार को प्रशासनिक सुधार, जैसे कनाडा वगैरह में यह है कि हर वर्ष ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी वहाँ के जो होते हैं, चीफ डे रैंक ऑफिसर जिसको हम कहते हैं वहाँ पे कनाडा वगैरह में, वो सिविल सर्विसेज पर हर साल एक मतलब रिपोर्ट रखते हैं संसद की टेबल पर। और बहुत ही अच्छा उनका मतलब रहता है कि हमने तो ऐसा ही अगर भारत में भी प्रावधान बनाया जाए कि भाई बजट के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी एक रिपोर्ट संलग्न की जाए, तो उससे और वो सरकार के लिए बाध्यकारी बना दिया जाए। ठीक है भाई, आपकी लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, तो एक प्रशासनिक सुधार समिति भी आपकी होनी चाहिए जो मॉनिटर करे कि संघ से लेकर जिला स्तर तक हमने जो रिफॉर्म्स कंसेप्चुलाइज किए थे, जो हमने रखे थे दिमाग में कि उनको लागू करना, वो कहाँ तक लागू हो पाए, नहीं लागू हो पाए तो क्या कारण है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो दीज आर द रिकमेंडेशंस हाउ वी कैन मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ए सक्सेसफुल एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो प्रशासनिक सुधार पर मैं इतनी ही आपके साथ चर्चा करूँगा। अगला टॉपिक कुछ होगा उसमें, जहाँ तक उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में चर्चा करने जा रहा हूँ इसके बाद की वीडियो में। तो देखते रहिए और बने रहिए और समझते रहिए। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, गुड बाय।